हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्किल टेक 01। और आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था। तो इससे जुड़े हुए हम बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर की श्रृंखला को देखेंगे और हम इसमें काफ़ी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे चरणबद्ध तरीके से। और हम इसमें पार्ट निकालेंगे, सीरीज निकालेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम इसमें रखेंगे ताकि एग्ज़ाम के टाइम रिवीजन के लिए आसानी रहे। तो चलिए देखते हैं अर्थव्यवस्था के, इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तरों को। तो अर्थव्यवस्था के प्रश्न हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, काफ़ी कह दें तो मार्क्स के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर आपने अच्छे से तैयारी की है अर्थव्यवस्था की, अर्थशास्त्र की, तो आप जो है अच्छे से इसका आपके लिए स्कोरिंग हो जाता है। तो इसलिए अर्थशास्त्र को मजबूत करना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न उत्तर को। तो पहला है, किस वित्त आयोग के आधार पर भारत संघ के किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है? प्रश्न को समझेंगे। वित्त आयोग के आधार पर भारत संघ के किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। 13वें वित्त आयोग ने कहा था ये, 14वें वित्त आयोग ने, 15वें या 16वें? तो उत्तर हो जाएगा उसका 14वें वित्त आयोग। 14वें वित्त आयोग के आधार पर किसी राज्य को विशेषाधिकार का दर्जा यानी कि स्पेशल स्टेटस नहीं दिया जा सकता है। दूसरा है, नून माटी किसके लिए प्रसिद्ध है? नून माटी, तो ये आपका पेट्रोलियम उद्योग के लिए। तो आपने देखा होगा अर्थव्यवस्था में आपकी काफ़ी चीज़ें कवर होती है। एक तो योजनाएं हो गई, दूसरा आपका अर्थव्यवस्था में जैसे उद्योग हो गए, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कृषि भी इसमें आ जाती है। तो आप इस सब्जेक्ट के जरिए कई सब्जेक्ट को साध सकते हो। तो नून माटी जो है वो पेट्रोलियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नून माटी असम का क्षेत्र है जो पेट्रोलियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा प्रश्न, हर 5 साल में राज्य के वित्तीय संबंधों के लिए क्या नियुक्त किया जाता है? तो क्या नियुक्त किया जाता है? ए, वित्त आयोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का जिक्र है। पहला वित्त आयोग 1951 में अस्तित्व में आया था। इस आयोग को केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करने के लिए किया गया था। तो काफी महत्वपूर्ण है ये वित्त आयोग। कई तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे पूछा जा सकता है कि किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का जिक्र है? तो 280 में। पहला वित्त आयोग कब अस्तित्व में आया? तो 1951 में। चौथा, अनिवार्य वस्तु अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था आपका ये 1955 में, 1955। तो अनिवार्य वस्तु, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट भी इसको बोलते हैं, तो ये 1955 में पारित हुआ। अधिनियम में उन वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और मूल्य निर्धारण को विनियमित और नियंत्रित करने की व्यवस्था की गई है जिनकी आपूर्ति बनाए रखने या बढ़ाने तथा उनका समान वितरण प्राप्त करने और उचित मूल्य पर उनकी उपलब्धता के लिए अनिवार्य घोषित किया गया है। पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग या आयोग सरकार से वस्तुओं के एमएसपी की सिफारिश करता है? सरकार से वस्तुओं की एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की सिफारिश करता है। तो ये करता है आपका बी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ठीक है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। तो ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है, रिपीटेडली पूछा गया है। तो इसको अच्छे से तैयार करना अत्यंत आवश्यक है। अब इसके बारे में थोड़ा देख लें। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग सरकार से वस्तुओं के एमएसपी की सिफारिश करता है। बुवाई के मौसम से पहले केंद्र सरकार द्वारा कुछ फसलों के लिए इसकी घोषणा की जाती है, बुवाई से पहले। छठवां देखते हैं, किसी देश की आर्थिक शक्ति में वृद्धि मापन का सबसे उपयुक्त साधन क्या है? किसी देश की जो इकोनॉमिक जो पावर होती है
उसमें अगर हमें वृद्धि देखनी है तो उसके माप की सबसे उपयुक्त एक साधन क्या है, तो ये है आपका प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। ठीक है, जिस देश में प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी इसका मतलब वो देश आर्थिक रूप से उतना ही शक्तिशाली है, संपन्न है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। किसी देश में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि देश की आर्थिक शक्ति में वृद्धता मापन का सबसे उपयुक्त साधन है। सातवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। फ्लोटिंग दर बॉन्ड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। फ्लोटिंग दर बॉन्ड, कूपन दर निश्चित नहीं होती है। दूसरा, बेंचमार्क दर के संदर्भ में कूपन दर रीसेट होती है। तीसरा, अंकित मूल्य से छूट पर बेचा जाता है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो 1, 2, 3, यानी कि तीनों ही इसमें सही है। फ्लोटिंग दर बॉन्ड, कूपन दर निश्चित नहीं होती है। ठीक है, बेंचमार्क दर के संदर्भ में कूपन दर रीसेट होती है। कब होती है कूपन दर रीसेट? बेंचमार्क दर के संदर्भ में। अंकित मूल्य से छूट पर बेचा जाता है। तो ये तीनों ही जो है फ्लोटिंग दर बॉन्ड के बारे में सही है। अब देखते हैं फ्लोटिंग रेट बॉन्ड फंड निवेशकों को बॉन्ड के संपर्क में प्रदान करते हैं जो ब्याज दरों में उतार चढ़ाव को दर्शाते हैं। तो इसके बारे में तीनों कथन ही सत्य हैं। आठवां प्रश्न, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही? कब से कब तक? तो ये रही 1951 से 1956 तक। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक रहा। इसमें जैसे सिंचाई होगी, कृषि को मुख्य स्थान दिया गया। भागड़ा नागल बांध की स्थापना इसी योजना में हुई। ठीक है, अब आपको कमेंट में जल्दी से बताना है कि भागड़ा नागल बांध किस राज्य में स्थित है। नवा प्रश्न है, MRTP एक्ट भारत में कब पारित हुआ? अभी किसी रिसेंटली एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था। MRTP एक्ट भारत में कब पारित हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1969 या 1969 में। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि आर्थिक शक्ति के संकेंद्रण को रोकने, प्रतिबंधात्मक या अनुचित व्यापार पद्धतियों पर रोक लगाने और एकाधिकारों पर नियंत्रण करने के लिए 1969 में MRTP एक्ट पास किया गया था। इसका पूरा नाम एकाधिकार एवं प्रतिबंधित व्यापार पद्धति अधिनियम है। यह 18 दिसंबर 1969 को पारित हुआ और 27 दिसंबर 1969 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए, लेकिन यह 1 जून 1970 को देश में लागू हुआ। ठीक है, तो 3 तारीखें याद रखनी, 18 दिसंबर, 27 दिसंबर, यानी कि उसके 9 दिन बाद 18 दिसंबर को पारित हुआ था एक्ट MRTP, 27 दिसंबर को राष्ट्रपति के इसमें सिग्नेचर हुए और 1 जून 1970 को देश में लागू हुआ। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में क्या भारत में सकल घरेलू बचत में आप अपना सर्वाधिक योगदान देता है? सकल घरेलू बचत में अपना सर्वाधिक योगदान देता है तो ये घरों के परिवार। ए। 11वां, अगर दो वस्तुओं में कोई संबंध नहीं है तो प्रतिलोच का मान क्या होगा? ऐसे प्रश्न भी बहुत पूछे जाते हैं कि अगर दो वस्तुओं में कोई संबंध नहीं है तो प्रतिलोच का मान क्या होगा? तो उत्तर हो जाएगा 0। 12वां प्रश्न, भारत में फैक्ट्रीज ऑफ क्रेडिट, माफ कीजिएगा, भारत में देखते हैं, भारत में फैक्ट्रीज ऑफ क्रेडिट किसे कहा जाता है? फैक्ट्रीज ऑफ क्रेडिट, तो ये कहा जाता है आपका जो हमारे कॉमर्शियल बैंक हैं इनको कहा जाता है, वाणिज्यिक बैंक। 13वां, HDFC बैंक की स्थापना कब हुई? तो ये भी 1994 को, 1994 को, 1994 को, अगस्त 1994। ठीक। 14वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है चीन, UAE, सिंगापुर या यूनाइटेड स्टेट्स? तो सही उत्तर हो जाएगा ए, चीन। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा देखते हैं। 2017 के अनुसार भारत के 10 बड़े व्यापारिक साझेदार हैं चीन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, UAE, हांगकांग, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया और सिंगापुर। ये भारत के सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार हैं। अब 15 प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एशिया पैसिफिक में
से गरीबी को हटाना क्या है, इसका उद्देश्य है एशियाई बैंक का। ठीक है, अब देखते हैं एडीबी यानी कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 में भी। इसका उद्देश्य एशिया पैसिफिक से गरीबी को हटाना, मिटाना, और इसका जो मुख्यालय है वो फिलीपींस में की राजधानी मनीला में है। 16 आईएमएफ किसको लोन दे सकता है? आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो ये दे सकता है आईएमएफ के किसी भी सदस्य देश को। ठीक, अब इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। आईएमएफ मुद्रा कोष एक वैश्विक संगठन है। स्थापना 27 दिसंबर 1945 को भी। इसके वर्तमान में 189 मेंबर हैं। ठीक, यह किसी भी सदस्य देश को लोन दे सकता है। इसका मुख्यालय क्या है? वाशिंगटन डीसी है। 17वां, निम्नलिखित रूपों में से किसमें विशेष ड्राइंग राइट्स एसडीआर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुद्रा के रूप में रखा जाता है? निम्नलिखित रूपों में से किसमें विशेष ड्राइंग राइट एसडीआर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुद्रा के रूप में रखा जाता है? तो यह है सी, बही खाता प्रवेश, बही खाता प्रवेश को। 18, वायदा बाजार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? वायदा बाजार आयोग, तो ये आपका है आपका मुंबई में। इसकी स्थापना 1953 में भी, मुख्यालय मुंबई में है। 19वां प्रश्न है, बासेल सेकंड के 3 स्तंभ कौन से हैं? बासेल, तो इसका हो जाएगा ए, न्यूनतम पूंजी आवश्यकता, पर्यवेक्षी समीक्षा और बाजार अनुशासन। ठीक है, बाजार अनुशासन, पर्यवेक्षी समीक्षा और न्यूनतम पूंजी आवश्यकता, ये तीनों ही इसके क्या है? स्तंभ हैं बासेल। न्यूनतम पूंजी आवश्यकता, पर्यवेक्षी समीक्षा, बाजार अनुशासन, और इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी। 20वां प्रश्न है, भारत में पहली औद्योगिक नीति कब पेश की गई? तो ये पेश की गई 1948 में, जो पहली जो औद्योगिक नीति थी। ठीक है, 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे पहले औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1998, 6 अप्रैल 1948 को पेश की गई थी, जो औद्योगिक मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पेश करी थी। 21वां प्रश्न है, सेंट्रल डक ब्रीडिंग फार्म कहाँ है? सेंट्रल डक ब्रीडिंग फार्म, तो ये आपका कहाँ है? बेंगलुरु में है। 22वां, लक्षद्वाला फॉर्मूला के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहरी गरीबी का अनुमान करने के लिए स्वीकार किया गया है? शहरी गरीबी का अनुमान लगाने के लिए लक्षद्वाला जो फॉर्मूला है, तो ये आपका है औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, औद्योगिक श्रमिकों के लिए। 23वां, ब्रेटन वुड्स ट्विंस निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? ब्रेटन वुड्स ट्विंस, तो ये कहा जाता है आपका IBRD एंड IMF को। ब्रेटन वुड्स में अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD एंड IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की योजना बनाई गई, जो आज विश्व बैंक समूह का हिस्सा है। 24वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो बी, जो शिक्षा विकास है इंडेक्स, वो यूनिसेफ, ये सही नहीं है। बाकी अगर मानव विकास रिपोर्ट की बात करें तो इसे आपका UNDP पेश करता है। ठीक है, आपका गरीबी रेखा इंडेक्स जो है वो UN, यूनाइटेड नेशन, सतत विकास लक्ष्य भी UN का है। ठीक है, लेकिन जो ये शिक्षा विकास है ये यूनिसेफ इसका सही नहीं है। ठीक है, शिक्षा विकास इंडेक्स जो है केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय यानी कि HRD मिनिस्ट्री द्वारा जारी किया जाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कि किस वर्ष राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण निधि NPSC का नाम बदलकर जनसंख्या स्थिरीकरण कोष रख दिया गया? तो बी, 2003। 26वां, सार्वभौमिक बैंकिंग का सिद्धांत किस समिति ने दिया? तो ये दिया था आपका ए, नरसिंगन समिति ने सार्वभौमिक बैंकिंग का सिद्धांत आपका दिया था। अब देखते हैं कि डोनर क्या है? डोनर, तो इसका उत्तर हो जाएगा डोनर, और ये आपको तैयार करना है कि डोनर क्या है। भारत सरकार का एक मंत्रालय है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, दिल्ली में स्थित कोई NGO है, और इनमें से कोई नहीं है।
तो ये आप देख लेना कि डोनर क्या है। इसका उत्तर अगर आपको पता होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। ये 27वां प्रश्न आप सभी के लिए क्विज है। 28वां, किस वर्ष नाबार्ड ने ग्रामीण विकास के लिए राज्यों को नरम ऋण प्रदान करने के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष की स्थापना की थी? यानी कि नाबार्ड ने ग्रामीण विकास के लिए राज्यों को नरम ऋण सॉफ्ट लोन प्रदान करने के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की योजना को स्वीकार किया था। तो ये क्या था? 1994 1994 में। ठीक है। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के लेखांकन वर्ष का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये करता है आपका जुलाई से जून। ठीक है, जुलाई से जो जून है वो भारतीय रिजर्व बैंक के लेखांकन वर्ष का प्रतिनिधित्व करता है, जुलाई से जून। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे क्रेडिट रेटिंग का प्रथम अन्वेषक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका जे मूडीज को। ठीक है, क्रेडिट रेटिंग का प्रथम अन्वेषक है मूडीज। 31वां है, देश में उर्वरक आवश्यकता के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस संसाधन के लिए हम 100% आयात पर निर्भर हैं? यूरिया, पोटास, फास्फेट या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, पोटास। ठीक है, उर्वरक पोटास एक ऐसा उर्वरक है जिसकी आवश्यकता के लिए हम 100% आयात पर निर्भर हैं। 32वां, आर्थिक सुधारों के बाद भारत में कितने उद्योगों के लाइसेंस समाप्त किए गए? तो डी 18 छोड़कर सभी के क्या किए गए? लाइसेंस को समाप्त कर दिया गया आर्थिक सुधार के बाद, इकोनॉमिक जो रिफॉर्म हुए थे। ठीक है। किस वर्ष भारत सरकार ने देश के बड़े आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए उचित टैरिफ स्तर की सिफारिश करने के लिए एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति के रूप में टैरिफ आयोग की स्थापना की थी? तो ये हुई थी सी 1997 1997। टैरिफ आयोग की जो स्थापना हुई वो 1997 में हुई थी और ये देश के बड़े आर्थिक हितों को ध्यान में रखने के लिए उचित टैरिफ स्तर की सिफारिश करने के लिए किया गया था। अगला है 34वां प्रश्न, बाजार में उपलब्ध कई बाजार जुड़े बीमा उत्पाद म्यूचुअल फंड उपभोक्ताओं को नेट एसेट वैल्यू के नाम से जाने जाने वाला उच्चतम NAV के आधार पर वापसी की गारंटी प्रदान करता है। शुद्ध संपत्ति मूल्य का एक उपाय क्या है? तो यह है परिसंपत्तियों का मूल्य देनदारों के मूल्य को कम करता है। ठीक है, परिसंपत्तियों का जो मूल्य है वो देनदारियों के मूल्य को कम करता है। तो ये कुछ इस प्रकार के इकोनॉमिक के प्रश्न पूछे जाते हैं जो देखने बहुत जरूरी है। BPL की पहचान के लिए उपभोग व्यय यानी कि कंज्यूमर एक्सपेंडिचर की सलाह देने वाली समिति की अध्यक्षता किसने की? तो ये की थी आपका सुरेश तेंदुलकर ने। सुरेश तेंदुलकर ने क्या करा था? उपभोग व्यय की सलाह देने वाली समिति की अध्यक्षता की थी। उपभोग व्यय, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। 36वां प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्र में से कौन सा उन्नत देशों में आर्थिक विकास पर निर्भर है? निम्नलिखित क्षेत्र में कौन सा उन्नत देशों में आर्थिक विकास पर निर्भर है? तो ये हो जाएगा आपका सर्विस सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्र। ठीक है, सेवा क्षेत्र क्या कि उन्नत देश जो डेवलप देश कंट्री है हमारे, उनके जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, आर्थिक विकास जो है उस पर निर्भर करता है भारत में। 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय विनियामक नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा डी, भारतीय जीवन बीमा निगम। ये क्या है? वित्तीय विनियामक नहीं है। बाकी भारतीय रिजर्व बैंक, बीमा नियामक विकास प्राधिकरण, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, पेंशन फंड नियामक विकास प्राधिकरण। ठीक है, ये क्या है? ये सारे के सारे जो हैं 1 से लेकर 4 तक ये वित्तीय विनियामक या फाइनेंशियल रेगुलेटर हैं, रेगुलेट करते हैं। पेंशन फंड नियामक विकास प्राधिकरण, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड बीमा नियामक इरिडा, RBI। लेकिन LIC क्या है? वित्तीय विनियामक नहीं है, ये एक बीमा कंपनी है।
38वां, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना है? आईडीए एक्ट, फेरा, एमआरटीबी, फेमा। तो है आईडीए एक्ट। ठीक है, तो आईडीए एक्ट है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का है। फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 का है। एमआरटीपी मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 का है। एंड फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 का है, 1999 का। तो सबसे पुराना जो है आईडी है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का। 49वां प्रश्न है, निम्नलिखित वक्र में कौन सा सिद्धांत इस सिद्धांत को परिभाषित करता है कि शून्य कर दर सरकार के लिए शून्य राजस्व का उत्पादन करेगी और 100% दर कर दर भी सरकार के लिए शून्य राजस्व उत्पन्न करेगी? तो है एक ये है जो लाफेर वक्र है, लाफेर कर्व, वो इस सिद्धांत को परिभाषित करता है कि शून्य कर दर सरकार के लिए शून्य राजस्व का उत्पादन करेगी और 100% कर दर भी सरकार के लिए शून्य राजस्व उत्पन्न करेगी। तो ये किस वक्र का सिद्धांत है? लाफेर वक्र। 2004 में अमेरिकी अर्थशास्त्र आर्थर लाफेर ने यह सिद्धांत दिया था। 40वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जगह आरबीआई की नोट छपाई की है? कौन सी जगह आरबीआई की नोट छपाई की है? नासिक, देवास, मैसूर या चेन्नई? तो इसका है नासिक में। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा हम देख लेते हैं डिटेल में कि कौन सा कहाँ पर है प्रिंटिंग। अगर बात करें तो यहाँ अगर आप देखेंगे, भारत में 4 मुद्रा नोट प्रिंटिंग प्रेस, मुद्रा जो नोट होते हैं उनकी प्रिंटिंग प्रेस है मैसूर कर्नाटक में, सलबोनी वेस्ट बंगाल में, 2 आरबीआई प्रेस, 2 सुरक्षा प्रिंटिंग, एक और मीटिंग कार्प ऑफ इंडिया लिमिटेड एसएमपीसिल नासिक महाराष्ट्र और देवास एमपी में प्रेस की गई है। 41वां प्रश्न है, अब हमारे कुछ ही चंद प्रश्न बचे हुए हैं तो हम इनको अब आराम से देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सी योजना यूपीए सरकार की राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सलाह पर शुरू की गई थी? कौन सी योजना यूपीए सरकार की राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सलाह पर शुरू की गई थी? तो ये कौन सा था? नरेगा, जिसको मनरेगा भी बोलते हैं। नरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2007 में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सलाह पर शुरू की गई थी। 2009 में इसका नाम बदलकर मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया। तो 2007 में शुरू हुई और 2009 में इसका क्या हुआ था? नाम चेंज हुआ था। 42वां है, किस वर्ष भारत में एक एक्ट पारित किया गया जो राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड और सामाजिक सुरक्षा बोर्ड को संविधान के लिए प्रदान करता है, जो असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की सिफारिश करेगा? तो सिया 2008। किस वर्ष 2008 में भारत में एक अधिनियम पारित किया गया था जो सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड और राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड को संविधान के लिए प्रदान करता है, जो असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की सिफारिश करेगा। 43वां प्रश्न है, भारत में एनआरआई प्रेषण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन है? एनआरआई प्रेषण जहां पर सबसे ज्यादा एनआरआई है, तो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्षेत्र कौन सा है जहां सबसे ज्यादा एनआरआई हमारे रहते हैं? तो ए है उसका उत्तर अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। 44वां है, निम्नलिखित स्थितियों में से पैसे की मांग अधिक सट्टा की संभावना होगी? निम्नलिखित स्थितियों में से पैसे की मांग अधिक सट्टा की संभावना होगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, जब लोगों की तुलना में ब्याज की वर्तमान दर कम है तो यह निकट भविष्य में होने की उम्मीद है। 45वां, केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो, केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1985 में। सिप, ठीक है, केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो यानी कि CIIB, सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, एक भारतीय खुफिया एजेंसी है, सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो।
जो सूचना एकत्र करने, आर्थिक अपराधों और युद्ध के लिए आर्थिक और वित्तीय क्षेत्र की निगरानी के लिए जिम्मेदार है। 46वां, निम्नलिखित में से किसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में 1990 में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी शुरू किया गया? तो हो जाएगा इसका भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। ठीक है। और देखिए सिडबी की भारतीय स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। 2 अप्रैल 1990 को। अखिल भारतीय ग्रामीण क्रेडिट समीक्षा समिति 1969 के चेयरमैन कौन थे? अखिल भारतीय ग्रामीण क्रेडिट समीक्षा समिति, तो ये थे आपका बी वेंकटापिया। ठीक है। 48वां, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो सभी सही है। भारत दाल का सबसे बड़ा उत्पादक है, बिल्कुल सही है। भारत दाल का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, ये भी सही है। भारत दाल का सबसे बड़ा आयातक है, ये भी सही है। 49वां प्रश्न है, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क निम्नलिखित में से किसके लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करता है? नेशनल फाइबर नेटवर्क ऑप्टिकल फाइबर, तो ये करता है ग्राम पंचायत के लिए। ठीक है, ग्राम पंचायत के लिए नेशनल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क ग्राम पंचायत के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। 50वां प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है इस सीरीज का, भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कब पारित हुआ? खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, तो ये हुआ आपका 2006 में, 2006 में क्या हुआ था? ये पारित हुआ था 2006 में। ठीक है, भारत में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 में पारित हुआ, लेकिन 2011 में क्या हुआ? ये लागू हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ। 2006 में क्या हुआ था? पारित हुआ था। खाद्य सुरक्षा मानक एक्ट 2006 में, और 5 साल बाद यानी कि 2011 में ये लागू हुआ था। तो ये देखिए हमने 50 प्रश्न हमने जो ये इसके आज कवर किए। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये पसंद आया होगा। आगे भी आपसे फिर हम इस तरीके के टॉपिक आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे। भूलिएगा नहीं, हमारे चैनल का नाम है स्किल टेक 01। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, देखिए। तब तक के लिए आप सभी का बाय।